आज नेताजी की जयंती के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 26 जनवरी को होने वाली राजपथ की परेड का आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। दिल्ली पुलिस ने परेड रिहर्सल को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी। आज शाम इंडिया गेट पर जय हिंद की गूंज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल जो कि आज हुआ, और दूसरी तस्वीर आपको हम बता दें कि आज शाम को यहां पर भव्य कार्यक्रम होने वाला है। यहां इंडिया गेट के पास जो कैनपी है वहां पर एक होलोग्राम मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसको अनवेल करेंगे, लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम को यह कार्यक्रम होने वाला है। जब तक उनकी कांस्य की मूर्ति बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती है तब तक होलोग्राम मूर्ति के रूप में उसे स्थापित किया जाएगा। और इंडिया गेट पर जहां आज नेताजी की होलोग्राम मूर्ति लगेगी, वहां से देखिए आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। इस ऐतिहासिक इंडिया गेट पर अब बहुत कुछ बदल चुका है। अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल पर चली गई है। सेंट्रल विस्टा के अलावा दूसरा जो बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा वो है इंडिया गेट के ठीक सामने इस ऐतिहासिक कैनोपी पे 1968 तक दरअसल यहाँ किंग जॉर्ज जो 5वें थे उनकी मूर्ति थी। 1968 में उसे हटा दिया गया और उसके बाद तब से ये कैनोपी खाली है। लेकिन अब 23 जनवरी 2022 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष बाबू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में अब यहां पर नेताजी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो लगभग 25 फीट ऊंची जो ग्रेनाइट की मूर्ति है वो बने, उससे पहले यहां पर पहली बार एकदम आधुनिक तकनीक के जरिए डिजिटल होलोग्राम वाली जो मूर्ति है वो दिखाई पड़ेगी। अब वो होगा कैसे, ये देखिए, ये जो कैनोपी है इसके ऊपर आप एक बाहर जाली नुमा एक कपड़ा देख पा रहे हैं, बहुत ही पतली है। और ये नॉर्मल जैसे आप प्रोजेक्टर्स देखते हैं फिल्में सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, कुछ उसी तरह की तकनीक है, लेकिन ये बहुत आधुनिक कपड़ा है। यानी पूरी तरह से रात में जब अंधेरा होगा तब इस पे प्रोजेक्शन बहुत अच्छा दिखाई देगा। अब लगभग 28 फीट ऊंची यहाँ पर आपको इस कैनोपी के नीचे वो डिजिटल होलोग्राम वाली तकनीक दिखाई पड़ेगी। लेकिन चूंकि वो फिल्म है, किसी पर्दे पर दिखाई देगी तो किसी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होगा। तो ये है वो आधुनिक कैमरे प्रोजेक्टर जिसमें इस कैनोपी पर जब ये प्रोजेक्ट की जाएगी फिल्म तो पता चलेगा कि कैसे वो पूरी मूर्ति तैयार होती है। यानी वो तकनीक जो यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए और खासकर अपने इतिहास से रूबरू होने के लिए सुभाष बाबू के सम्मान में सरकार द्वारा खुद प्रधानमंत्री इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और उसके बाद जब ये 25 फुट की ग्रेनाइट की प्रतिमा तैयार हो जाएगी तब उसे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंडिया गेट पर आकर्षण का एक बड़ा केंद्र भी बनेगी ये जगह, ये कैनोपी, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत भी है। साथ ही साथ सुभाष बाबू के सम्मान में नेताजी की याद में खुद प्रधानमंत्री एक डिजिटल होलोग्राफ वाली इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तमाम सारी तैयारियां इंडिया गेट पर पूरी हो चुकी हैं। इंडिया गेट से अनिल जायसवाल के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो आपको हम बता दें कि आज ये शाम कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इंडिया गेट पर खुद पहुंचेंगे। और ये जो कैनोपी आप देख रहे हैं यहां पर ये होलोग्राम की मूर्ति आपको नजर आएगी। दरअसल ये एक 3D तकनीक है जिसके जरिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आपको यहां पर इस कैनोपी में नजर आएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि एक अलग से मूर्ति ग्रेनाइट की तैयार की जा रही है। 25 फीट की मूर्ति होगी जो कि बाद में स्थापित होगी। और इस बीच आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी से आज तक ने बात की। अनीता बोस जर्मनी में रहती है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और इस वक्त सीधे जर्मनी से हमारे साथ जुड़ रही हैं अनीता बोस जी जो कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं। अनीता जी, टुडे इज 125th birth anniversary of your father. What would you like to say? It is very touching that after 125 years after he has been born and 75 years that India has been independent, and more than that, he passed away, his countrymen and countrywomen
in great numbers still remember him and show affection towards him and celebrate this occasion. I'm very happy about that. The government of India is unveiling a hologram statue of your father today. Would you like to say something? I was rather surprised, in a way pleasantly surprised, that Netaji's statue should be put up in as prominent a place as India Gate. And I certainly feel that given the role that he played in India's independence struggle, he has deserved a prominent place as regards a statue is concerned. What I would like even more is that he's remembered and his positive ideas are embraced by many of his countrymen and countrywomen. At the same time today, I want to know if your remembrance, your association, if any of the memories you want to share about your father. Well, you see, I have no personal memories because I was 4 weeks old when he saw me last and first, and as you can imagine, my memory of that time is not terribly clear. Thank you so much, अनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में पहरा सख्त है, चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पिछले 2 महीने से बहुत ही इंटेंसिफाइड एंटी टेरर मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हमारे 26 पैरामीटर्स पे ये मेजर्स लिए जाते हैं, जो पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिवली पूरी दिल्ली में लिए जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमेशा की तरह दिल्ली एक टारगेट के रूप में रहता है। किसी भी आतंकवादी अथवा कोई भी असंतोषी एलिमेंट्स हैं, उनके टारगेट के रूप में दिल्ली हमेशा से रहा है। इस साल भी हम लोग इस बारे में काफ़ी अलर्ट हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है। इसके तहत शहर में आपने देखा होगा नाकाबंदी है, चेकिंग है, व्हीकल चेकिंग्स हैं, होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिर खाने की चेकिंग्स हैं और काफ़ी वेरिफिकेशंस हैं, टेनेंट वेरिफिकेशंस, सर्वेंट वेरिफिकेशंस, लेबरर्स वेरिफिकेशंस। तो ये सब मिला जुला के पिछले 2 महीने से काफ़ी इंटेंसिवली एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। और आपको हम सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त बोल रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं। किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन्न गरीबों के पास नहीं जाता था। ये अन्न माफिया के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। आज यह अन्न उन गरीबों को उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज का अन्न भी उपलब्ध करवा रही है।
9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जा रहा है और 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपए वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दे, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? नए नए सगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई की और वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन हम भी देंगे। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। और जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें शासन 10% देता था, कर्मचारी को 10% देना था। अकाउंट ही नहीं थे, पैसा ही नहीं जमा होता था। पिछली सरकार ने 2004 से लेकर के 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया। जब हम लोग आए, मैंने इसकी जांच की कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में अगर वह रिटायर होता है उसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार ने आकर के उन सभी कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए। 10,000 करोड़ रुपए मैंने बजट से उपलब्ध करवा करके उनके अकाउंट में जमा करवाने का कार्य किया। 10,000 करोड़ रुपए। और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को भी मैंने 10% से सरकार का 10% शेयर से बढ़ा के 14% करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोरोना कालखंड में किसी भी कर्मचारी के वेतन में हमने कटौती नहीं की। तमाम जगह राज्य सरकारों ने कटौती कर दी थी, उत्तर प्रदेश ने नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने विकास नहीं किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों को शागिर्द बनाकर के प्रदेश में लूटमाट मचाई, प्रदेश में दंगों की एक नई श्रृंखला खड़ी की, आज उनके टिकट भी उसी रूप में आप देखने को मिले होंगे। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के टिकट दिए जा रहे हैं। किराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को किराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फिरस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए हर एक तबके को प्रतिनिधित्व भी दिया है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कोई समझौता भी नहीं किया है। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आप सबके सामने है, आप सबसे कहने के लिए आई है। आपने 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया।
काल ने देश और दुनिया के टॉप रईसियों की संपत्ति को दुगना कर दिया है, लेकिन इस तेजी का फायदा गरीबों और कम आय वर्ग के लोगों को नहीं मिला है। ऐसे में देश और दुनिया में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। ये खाई इतनी गहरी है कि महज 10% अमीरों के पास 50% आबादी से भी ज्यादा संपत्ति है। कोरोना काल में भी भारत समेत दुनिया भर के रईसों की दौलत पर कोई असर नहीं पड़ा है। उल्टा इन्होंने महामारी के दौरान भी जमकर पैसा कमाया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले दिन ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से सालाना असमानता सर्वे जारी किया गया। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति 2 गुनी हो गई। अरबपतियों की संख्या में भी 39% की तेजी आई है और उनकी कुल संख्या बढ़कर 142 हो गई है। इनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 रईस देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक फंड कर सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के असर का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक भारत में टॉप 10% अमीर लोगों पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगाने से 17.7 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। देश में 98 अमीर परिवारों पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगाने से आयुष्मान भारत प्रोग्राम को अगले 7 सालों तक फंड किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में अमीरों की दौलत बढ़ने से आर्थिक असमानता बढ़ने का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत है। वहीं गरीब 50% आबादी के पास महज 6% दौलत है। देश के 142 अरबपतियों की कुल दौलत 53 लाख करोड़ रुपए है। 98 सबसे अमीर लोगों के पास 49 लाख करोड़ हैं, जो 55.5 करोड़ गरीब लोगों की दौलत के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के टॉप 10 अमीर रोजाना 7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो 84 सालों में उनकी दौलत खत्म होगी। वहीं रईसों पर वेल्थ टैक्स लगाने से 78.3 अरब डॉलर की रकम मिल सकती है। इस पैसे से सरकार का हेल्थ बजट 271% तक बढ़ सकता है। अमीर गरीब के बीच तो आर्थिक खाई कोरोना काल में गहरी हुई ही है, साथ ही जेंडर गैप भी इस दौरान बढ़ गया है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में जॉब लॉस में 28% महिलाएं हैं। इससे उनकी कुल कमाई 2/3 घट गई है। सरकार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर भारत के 10 सबसे कम संपत्तियों वाले अरबपतियों की कुल संपत्ति का आधा भी खर्च नहीं करती है। इन अरबपतियों की रकम को समझाने के लिए ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कुछ और मिसालें दी गई हैं। मसलन अगर भारत के टॉप 10 अरबपतियों की दौलत मिला दी जाए तो इससे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अगले 365 सालों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जा सकता है। अगर भारत के 98 सबसे अमीर लोगों पर केवल 4% का वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को अगले 2 सालों तक फंड कर सकते हैं। इन 98 परिवारों की कुल दौलत भारत सरकार के टोटल बजट का करीब 41% है। आने वाले समय में हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो महिलाओं और बच्चों पे विशेष ध्यान दें, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट बढ़ाएं, वर्किंग वीमेन के लिए वर्क फ्रॉम होम इंसेंटिवाइज करें और होम मेकर्स के लिए गैस और खाद्य पदार्थ जैसी वस्तुओं के दाम कम करें। जहां तक बात बच्चों की है तो उनकी ऑनलाइन एजुकेशन को और सरल करने के लिए सेल फोन, लैपटॉप, आईपैड जैसी चीजों पर जीएसटी कम किया जाए और उनके खान पान और दवाइयों का भी ध्यान रखा जाए। एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाए और सभी तरीके से उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। इस टाइम में जबकि बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, उसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा और बजट में उसके लिए अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी साफ है कि भारत में आर्थिक तरक्की असमान तौर पर हो रही है, जिससे देश की बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विकास का फायदा सभी को मिले और सभी की आमदनी में एक जैसा इजाफा हो। आज तक ब्यूरो। देश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने फिर से आगाह किया है और कहा है कि अभी पीक नहीं आई है। उनसे बात की आज तक संवाददाता तेजश्री पुरंदरे ने। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि क्या भारत में तीसरी लहर की पीक दस्तक दे चुकी है? देखो, ये आपको समझना है कि ये जो वायरस है और ये जो नया ओमिक्रॉन आया है, उसकी नई जो रूप आया है,
उसका पूरा बिहेवियर किसी को पता नहीं है आज तक। तो क्या नॉर्मली जो होता है कि पहले, क्योंकि ये विदेश से आया है ओमिक्रॉन, तो लोग मुंबई में लैंड करते हैं और दिल्ली में लैंड करते हैं, तो इसीलिए एक पहले शुरुआत होती है कि इन 2 सिटीज में ही आपको तीनों वेव्स को देख लोगे तो ऐसे ही हुआ था। फिर ये यहां से फैलना शुरू होती है, वो कंट्री साइड में स्मॉलर टाउन्स में जाती है। अब 2 बातें हैं कि मुंबई में हफ्ते 11 दिन से नाउ एक कुछ ट्रेंड दिख रहा है कि ये कम हो रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी है कि टेस्टिंग भी कम हो रही है, पॉजिटिविटी रेट तो भी ठीक उतना ही है। और लोगों ने क्या किया है कि ये जो होम किट है उस पे टेस्ट कर रहे हैं वो खुद, अगर जो पॉजिटिव आता है तो वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो इसीलिए ये अंदाजा लगाना कि इसकी असलियत क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। एक चीज जरूर पता है हमें कि इसका अंत आया नहीं है, ना ये पीक चली गई है। अभी पीक जैसे आज भी नंबर देखोगे तो 3 लाख क्रॉस कर गई। तो परसों बात हो रही थी कि हो सकता है यहां से कम होनी शुरू हो जाए। तो इसका कोई, हम सब बोलते हैं जैसे एक्सपर्ट्स हैं एक्सपर्ट्स का हमें कुछ पता है, पर इसका ये जो वायरस है इसका जो एग्जैक्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो हमारा ये एक ही एडवाइस है, आप ये मत सोचें कि इसका अंत आया है, ये मत सोचें कि पीक आके अब खत्म हो जाएगी। आप यही सोचें कि वायरस है, अभी भी खतरनाक है। इसके 2 पहलू आए हर एक शख्स को देखने चाहिए। पहली बात तो पब्लिक सोचती है कि मेरे को हो गया, मैं तो यंग हूं और लोगों को लग रहा है कि माइल्ड है, ठीक है, पर आप रहते हैं एक फैमिली के साथ, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं। तो अगर जो आपको लगा और आपको शायद ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पर आपने अपने एल्डर्स को दे दिया या बच्चों को दे दिया और उनको बुरा इफेक्ट पड़ गया,